हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। हमने आपको पता ही होगा एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करी है, जिसमें हम HPPSC के एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिन में हमने HPGK के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया। उसके बाद आज हम जो है वो साइंस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। हर शाम जो है वो 5 बजे के करीब आपको वीडियो मिल जाया करेगी और कल जो है हम इंडियन जीके को डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, साइंस क्वेश्चन बेसिक यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देखिए, जो लोग आपका साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको तो बेस्ट है, ठीक है, उनको समझ आ जाएगा ईजिली। बट जो नहीं है उनको भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आज के बाद हर एक साइंस का क्वेश्चन आपका जो है वो आपको तैयार मिलेगा, बकायदा आप इस सीरीज को जो है वो फॉलो करते हो। सभी गवर्नमेंट एग्जाम HPPSC के जो अंडर होंगे, ठीक है, आपका TGT है, आपका SI है, उसके बाद आपका JOIT है, आपका जो है वो अलाइड वगैरह है, जिसमें भी आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, किसी में भी पूछे जा सकते हैं, सभी जो है वो यहाँ पर कवर होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं, देखिए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो है वो और लोगों से अच्छी तैयारी कर रहे हो। बस आपको कंटिन्यूसली तैयारी करते रहना है और आप डेफिनेटली जो है वो कभी ना कभी अपनी गवर्नमेंट जॉब को जो है वो हासिल कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हम जब वीडियोस डालते हैं हम यही एनालाइज करते हैं। जब किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो होती है, फॉर एग्जांपल वैकेंसीज के ऊपर जब हम वीडियोस डालते हैं तो व्यूज़ जो है वो भर भर कर आते हैं, और जब जीके के ऊपर वीडियो होती है तो थोड़े डाउन होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जीके की वीडियो वही बंदा देखेगा या आप वही पर्सन देखेगा जिसको उसकी ज़रूरत है या जो कंटिन्यूसली जो है वो तैयारी कर रहा है। तो आप अगर देख रहे हो ये वीडियो तो आप कहीं ना कहीं पर जो है वो दूसरों से 2 कदम आगे हो। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, जहां से भी आपको डेटा मिलता है अच्छे से फॉलोअप कीजिए और नोट्स प्रॉपर जो है वो बनाते चलिए। तो आज की इस वीडियो में MCQs हम डिस्कस नहीं करेंगे। MCQs का क्या होता है कि पहले आप कुछ हम बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेंगे, आगे आगे MCQs भी फिर फर्दर लेके आएंगे। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी या फिर कुछ चेंजेस इसमें करने हो। जीके स्टडी के ऊपर जाकर आप कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। SI के लिए और JU के लिए बहुत डिटेल में आपको कोर्स मिलेंगे, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप हमें 9882061022 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप। तो आप वहां पर भी डिटेल ले सकते हो। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स देख लेते हैं। SI यूनिट्स पूछी जाती है कि किसकी यूनिट जो है वो क्या होती है एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर, ठीक है। मास की आपकी होती है किलोग्राम, और टाइम की होती है आपकी सेकंड। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि आपके साइंस सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आपको मिलाने के लिए भी आ सकता है कि इनको पेयर कीजिए, या फिर सिंगल भी आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो है वो एम्पियर होती है, ठीक है, एम्पियर होती है। करंट की आपकी केल्विन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी कैंडेला होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। तो ये आपको सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है कि क्या क्या जो है वो यूनिट होती है, और ये सारी जो है वो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसलिए मैंने यहां पर इनको ऐड किया है, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। लीनियर मोमेंटम की क्या होती है, तो लीनियर मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, माइनस में। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको इस तरीके से याद रखनी है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट SI यूनिट। उसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक टर्म पूछी जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोला जाता है आपका AU। तो ये क्या होती है, एक यूनिट है डिस्टेंस की, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से आपका डिस्टेंस मेजर किया जाता है सन और अर्थ के बीच में। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ऊपर क्या था, 10⁻ms1 था, ठीक है, ऊपर वो चीज याद रखिएगा। और इसकी होती है 10⁻11 मीटर। ये 11 याद रखिएगा, और 1.495 ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कई बार आता है कि AU की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो और ये क्या है, ये आपका सन और अर्थ के बीच में जो है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है जी। फिर एक टर्म आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है, दूरी जो मतलब कि ट्रेवल की गई है लाइट के द्वारा, ठीक है, वैक्यूम में, उसको बोला जाता है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है जी। ये चीज याद रखिएगा। ऊपर 11 था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, और लाइट ईयर में क्या है आपका 15 है, 9.46। ये वैल्यू कई बार डायरेक्टली आ जाती है, तो इसलिए यहां पर ऐड की गई है। एस्ट्रोनॉमिकल में क्या डिफरेंस था, ये यूनिट डिस्टेंस की है, ये भी आपका जो है वो डिस्टेंस की है लाइट ईयर, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्टली आ रहा है कि किसकी यूनिट है, तो आप डिस्टेंस की लगा सकते हो। वो सन और अर्थ के बीच में है, और यहां पर जो लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वैक्यूम में 1 ईयर में,
वो यहाँ पर जो है वो लाइट ईयर के द्वारा दिखाया जाता है। तो इसकी 9.46, उसकी आपकी 1.495 जो है यहाँ पर यूनिट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक और जो है वो टर्म यूज की जाती है पारसेक। पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्स सेकंड। ठीक है, इसका क्या होता है? ठीक है, ये क्या है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस अमंग ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। जितनी भी डिस्टेंस की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस की, उसको बोला जाता है आपका पारसेक, यानी कि पैरालैक्स सेकंड। और एक पैरालैक्स सेकंड किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16। मतलब कि ये जो ऊपर पावर होती है 10⁻16 बोलते हैं। अब यार इसको कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये आपको नहीं समझना है। आपको सीधा याद रखिए कि 10 के ऊपर 16, ठीक है, मीटर्स। ठीक है, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर तैयारी कर रहे हो 3.0, अब जो तो साइंस बैकग्राउंड से उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है, वो अपने तरीके से देख लीजिएगा। बट जिनको नहीं है तो वो सिंपल सा इस तरीके से याद रखिए कि 3.08 इंटू 10 के ऊपर 16 और मीटर। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो पर पारसेक की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। तो ये हो गया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहीं पर भी पूछी जाए, लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद पारसेक क्या होता है। ये कुछ टर्म्स है जो बार बार जो है वो पूछी जाती है आपके डिफरेंट एग्जाम में, कोई सेंटर का एग्जाम हो या कोई आपका किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किस तरीके से, ये नहीं, बिल्कुल एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। बस इतना ही आपको जो है वो याद रखना है। अच्छा, जो टेलीग्राम पर है वहां पर आप इसकी जो है वो पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑफिशियल जीके स्टडी से नाम से हमारा जो है वो टेलीग्राम पर चैनल है, जहां पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द पावर ऑफ मशीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर आपने बहुत बार सुना होगा, एचपी हिमाचल नहीं, ठीक है। हॉर्स पावर क्या होता है कि जो पावर होती है मशीन्स की, उसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है आपका हॉर्स पावर में। और अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है। ये पूछा गया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर। बस ये। और अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले जाए, बहुत ही कोई पूछना चाहता हो, तो आप सिंपल सा है कि जो पावर होती है मशीन की, पावर ऑफ मशीन्स, उनको एक्सप्रेस्ड किया जाता है आपका, मतलब पावर ऑफ मशीन किस तरीके से नापी जाती है, वो आपकी हॉर्स पावर के रूप में नापी जाती है। और 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। दोबारा इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाए। इतनी चीजें होगी, एवरेज वेलोसिटी पता लगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। रेयर चांसेस है पूछा जाएगा, बट फिर भी एक आधे एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने यहां पर ऐड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, देखिए वॉट सेकंड, जिसको लिखा जाता है WS से, वॉट आवर, ठीक है, जिसको लिखा जाता है WH से, और किलो वॉट आवर KWH से। ठीक है, वाट सेकंड, वॉट आवर और किलो वाट आवर, ये किसकी यूनिट है? ये यूनिट ऑफ वर्क है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाट सेकंड जो है वो किसकी यूनिट है, तो ये वर्क की यूनिट है। वॉट आवर भी जो है वो आपकी वर्क की यूनिट है, और किलो वाट आवर भी आपकी जो है वो वर्क की यूनिट है। तो एक वाट आवर किसके बराबर होता है? ठीक है, वाट आवर किसकी यूनिट है? वर्क की है। ये होता है आपका 3600 जूल के बराबर। ठीक है जी, याद रखिएगा 1 WH किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये मत सोचिएगा कि आपको याद नहीं रखना है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। इसलिए मैंने डिटेल में नहीं गया कि आपको ये समझाऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है वर्क की, ठीक है, या वाट आवर की डेफिनेशन। ये सब कुछ में आपको नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली कि जो आपकी वाट सेकंड होती है, वाट आवर होती है या किलो वाट आवर होती है, ये वर्क की आपकी क्या है? यूनिट है। और 1 वाट आवर 3600 जूल के बराबर होता है, और 1 किलो वाट आवर आपका 3.6 इंटू 10⁻10 के ऊपर 6 इतने जूल के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखिएगा। ये भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, आई होप आ गया होगा। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं, और क्या क्या काम जो है वो करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सोलर सेल, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में। वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, बट जो एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज करते हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं।
जो कि पूछे जाते हैं। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सोलर सेल जो होता है, मान लीजिए ये सोलर सेल है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें सोलर एनर्जी होगी, तो सोलर एनर्जी को इसमें किसमें कन्वर्ट करता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये चीज, ये 2 पॉइंट आपको जो है वो स्टार्टिंग और लास्ट के याद रखने, कौन किस में करता है। अच्छा, डायनेमो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायनेमो पूछा जाता है, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है, तो वो सोलर एनर्जी को करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो डायनेमो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये चीज याद रखिएगा। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, किसको, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। लाउड स्पीकर, ये 2 याद रखिएगा अच्छे से, लाउड स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिक को साउंड एनर्जी में करता है, ठीक है। जब आप बोलते हो उसमें से बाहर साउंड आती है, ठीक है, तो वो साउंड जो ये आपकी जो लास्ट में है वो आपकी जो प्रोड्यूस की जाती है वो चीजें है, ठीक है। बट इतना ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये रखना है माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक को साउंड एनर्जी में, ठीक है जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं भाई, मैकेनिकल को जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बल्ब होगी या फिर कोई ट्यूब होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो लाइट एनर्जी में, क्योंकि उससे आपको आउटपुट क्या मिलती है, उससे आपको आउटपुट लाइट मिलती है, तो लाइट एनर्जी में, ये सारी जो बाद में मिलती हैं वो आउटपुट मिलती है, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीटर की बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो थर्मल एनर्जी एक तरीके से आप आग की तरह समझ लीजिए, आपको उससे हीट मिलती है, उसमें जो है वो कन्वर्ट करता है। और जो कैंडल होती है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी को जो है वो लाइट में भी करती है और थर्मल में भी करती है। ये 2 टाइप से आपको प्रोड्यूस करती है, लाइट एनर्जी भी और यहां पर थर्मल एनर्जी भी, ठीक है जी। कोल की बात करें तो कोयला केमिकल को जो है वो आपका थर्मल में कन्वर्ट करता है, तो और बाकी जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो आपको केमिकल को जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और जो हीट इंजन है वो थर्मल को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि किस तरीके से इसको याद रखेंगे, बट जब आप डेली पढ़ते रहोगे तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और आपको इस तरीके से समझना है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हीटर पढ़ रहे हैं, तो हीटर क्या करता है, एक हीटर है, उससे आपको प्रोड्यूस क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है उससे आपको मिलती है थर्मल एनर्जी, ठीक है। किस फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका थर्मल एनर्जी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बल्ब हो गया वो इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में करता है, ठीक है। लाउड स्पीकर से आपको क्या आती है, आवाजें आती है, जब भी कोई उसमें बोलता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये सारी चीजें, कोल हो गया, इलेक्ट्रिकल सेल हो गया, आपका हीट इंजन हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, एक टर्म यूज होती है कैलोरीफिक वैल्यू, वो क्या होती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। एक फ्यूल के यूनिट मास द्वारा जो भी हीट प्रोड्यूस की जाती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बोला जाता है, या फिर उसको हीट वैल्यू बोला जाता है। तो ये टर्म सिर्फ आपको याद रखनी है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे और डिटेल में जाना है, हमें और अच्छे से समझना है, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, बट इतना होता नहीं है। साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एकदम जो है वो सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू उसको बोला जाता है हीट वैल्यू भी, और एक यूनिट मास जो फ्यूल होता है उसके द्वारा जितनी भी जो है वो हीट प्रोड्यूस की जाती है उसको आप मतलब कि वो रेफर करता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू को। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? होता है टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट्स प्रोड्यूस एनर्जी। कोई भी फ्यूल जब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको बोला जाता है आपका इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है जी। ये 2 टर्म आप अच्छे से याद रखिएगा। वैसे अब तक आपको समझ आ गई होगी कि भाई कोई भी जो फ्यूल है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो जिस टेम्परेचर पर करनी उसने शुरू करी है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी कि भाई जो भी फ्यूल है जब यूनिट ऑफ मास फ्यूल आपका हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोली जाती है या फिर आपका हीट वैल्यू बोली जाती है। तो बस ये 2 चीज़ें आपको इस तरीके से याद रखनी है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से जो है वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर के लिए ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो परीक्षा बूस्टर।
इस पर आपको ना जो 60 सेकंड में करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे एक टॉपिक पर। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने आपको बताया था कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग के नए सीईओ जो है वो नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के सीईओ के बारे में कब बना था, और ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो 60 सेकंड के अंदर कवर हो जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि जब एट द टाइम आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो करंट अफेयर आते होंगे, ठीक है। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं एक्स रेज के बारे में, ठीक है। एक्स रेज जो है वो रोएंटजन, ठीक है, इन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवरी इसकी जो है वो की गई थी। और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻8 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, वेवलेंथ रेंज कितनी है, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 मीटर तक जो है वो इसकी रेंज है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक है। तो ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता है। तो वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो आपको जरूर पढ़नी है, 10-18 से लेकर 10-16 हर्ट्ज तक, ठीक है। और ये वेवलेंथ रेंज जो है वो 10⁻10 से लेकर 10⁻8 तक है एक्स रेज की, ठीक है जी। ये चीज याद रखिए। गामा रेज की जो है वो एच बेक्वेर ने जो है वो इसकी खोज करी थी, डिस्कवरी, ठीक है। और ज़्यादातर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो है वो यूज़ की जाती है। वेवलेंथ रेंज जो इसकी है वो 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक है। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 10⁻20 हर्ट्ज से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यूवी रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिटर ने इसकी जो है वो खोज करी थी। वेवलेंथ जो है वो इसकी 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻7 मीटर तक है। माइनस का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस मतलब माइनस नहीं है। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज तक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है जी। विजुअल रेडिएशन जो होती है, न्यूटन ने इसकी खोज करी थी। वेवलेंथ रेंज इसकी 3 × 9.10⁻⁻7 मीटर से लेकर 7.8 × 10⁻10 मीटर तक है। और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक है। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है और रट्टा नहीं मारना है, एक जगह लिख के रख लीजिएगा। जब कभी रिवाइज करोगे तो इसको रिवाइज करते रहना है, जब एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना तो आसानी से आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सोनार क्या होता है, सोनार बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार जो है वो फुल फॉर्म ही आ जाती है। तो क्या है कि साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग मेजर द डेप्थ ऑफ द सी समुद्र जो है, जो भी आपका समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है, इसकी गहराई को नापने के लिए जो है वो आपका सोनार का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, सोनार का। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि डेप्थ ऑफ सी को जो है वो मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। या फिर आपका जो है वो इनसाइड वाटर के अंदर कोई जो है वो चीजें हैं जिसको लोकेट करना है, ठीक है, तो उनको जो है वो लोकेट करने के लिए भी सोनार का यूज किया जाता है। तो ये सोनार की फुल फॉर्म होगी, सोनार नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। और उसके बाद इसका जो यूज है वो क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साउंड के बारे में आपको पता ही होगा कि जो आवाज होती है उसकी इंटेंसिटी जो नापी जाती है वो आपकी डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है। डीबी इसका साइन होता है, डेसिबल। तो कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि किस मतलब साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो किस में नापी जाती है, तो डेसिबल में नापी जो है वो जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए जो विस्पर होता है, जब हम बोलते हैं ना आराम से विस्पर करते हैं, ठीक है, तो वो साउंड आपकी जो है 15 से 20 डेसिमल के बराबर होती है, ठीक है। जब हम ठीक है, ऑर्डिनरी जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो 40 से 60 डेसिबल की होती है। लाउड स्पीकर की जो लाउड स्पीकर साउंड प्रोड्यूस करता है वो 70 से 80 डेसिबल की होती है, ठीक है। डीबी है ये सारा, डेसिबल। रॉकेट की जो साउंड होती है वो 160 से लेकर 170 डेसिबल के बराबर होती है। और मिसाइल की जो साउंड होती है वो 180 से लेकर 190 डेसिबल के बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी साउंड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और ऑर्डिनरी जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो 40 से 60 डेसिबल के बराबर होती है। अब मैंने ये तो आपको चीज़ बता दी, बट ये मैंने आपको क्यों बताई, देखिए जब आप एक स्लीपिंग मैन हो या कोई आदमी सो रहा है, ठीक है, तो 50 डेसिबल की साउंड उसके लिए सफिशिएंट होती है कि उसको जगा दे, ठीक है। 50 डेसिबल, आप 50 डेसिबल की साउंड करोगे तो वो आराम से आदमी जो है वो जाग जाएगा, इतनी साउंड उसके कान में जो है वो पहुंच जाएगी। तो याद रखिएगा स्लीपिंग मैन के लिए कितनी है, 50 डेसिबल। अच्छा, जो 80 डेसिबल की साउंड होती है वो हार्मफुल होती है, ठीक है। कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग है
उसके लिए 80 डेसिबल की साउंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने डेसिबल की साउंड जो है वो हार्मफुल होती है, तो वो होती है आपकी 80 डेसिबल की। 90 डेसिबल में क्या है कि मेक अ मैन डीफ आफ्टर 10 आवर यूज। अगर आप 90 डेसिबल की साउंड को 10 घंटे यूज कर रहे हो, ठीक है, 10 घंटे लगातार सुन रहे हो, तो वो आदमी को आराम से जो है वो बहरा बना सकती है कंप्लीटली, अगर 90 डेसिबल की साउंड है। जब 80 की ही हार्मफुल है और आप 90 की जो है वो 10 आवर के लिए यूज कर रहे हो, तो ये आराम से कर सकती है। तो ये चीज याद रखिएगा। और जो 45 डेसिबल साउंड इज गुड फॉर ह्यूमन ईयर, ठीक है, हाँ, जो इंसान के कान के लिए जो है वो 45 डेसिबल की साउंड जो है वो अच्छी होती है। और ऊपर आपने देखा होगा कि 50 डेसिबल से आदमी एकदम उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा जो है वो जोर लगाकर बोलते हो। 150 डेसिबल कैन मेक ह्यूमन बीइंग एबनॉर्मल, ठीक है। 150 डेसिबल की साउंड आप ज़्यादा देर सुनोगे तो वो किसी भी पर्सन या ह्यूमन बीइंग को जो है वो एबनॉर्मल बना सकती है। तो ये साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहा हो कमेंट करके बताइएगा। कुछ बेसिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से अपनी सीरीज में इसमें, उसके बाद एमसीक्यूज पर भी जो है वो फोकस करेंगे। और अगर इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो एक कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमें इसी तरीके से पसंद आया, इसी तरीके को जो है वो कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो ये हमारा जो हमने HPPSC के लिए सीरीज चलाई है उसकी सेकंड क्लास थी, जो कि साइंस की थी, साइंस की पहली, सीरीज की सेकंड। और इससे पहले अगर आपने HP की क्लास नहीं देखी है तो वो हिमाचल जीके की क्लास जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।